हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गणितीय आगमन सिद्धांत, या फिर हम इसको बोलेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें क्या प्रूव करना है। कोई भी परिणाम या फिर कोई भी कथन हमारे पास गिवन है तो हम उसको पी एन से शो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। अब जो पी एन होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। किस केस के अंदर, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि पी ऑफ एन, जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है वो एन बराबर वन के लिए क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। कहने का मतलब लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट वो एन इज इक्वल टू वन के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एन इज इक्वल टू वन के लिए एग्जिस्ट करता है तो हम इसको एन इज इक्वल टू एम के लिए हम ट्रू लेट करके चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एन बराबर एम के लिए भी सत्य है। तब हमें ये प्रूव करना होता है कि ये जो पूरा फंक्शन है वो n इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए भी सत्य होना चाहिए। अगर ये n बराबर m प्लस वन के लिए सत्य हो जाता है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसको हम लिख सकते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास ये कंडीशन फर्स्ट है, जो हम लेट ये प्रूव करते हैं कि n इज इक्वल टू वन के लिए ये सत्य है, तो इसको हम कहते हैं आगमन का आधार या फिर बेसिस ऑफ इंडक्शन। क्लियर है भाई। हमारे पास जो ये कंडीशन फर्स्ट है इसको हम क्या कहेंगे, आगमन का आधार। आगमन का आधार मतलब जो हम प्रूव कर रहे हैं कि n इज इक्वल टू वन रख रहे हैं, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिस ऑफ इंडक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स। दूसरा केस आता है हमारे पास, सेकंड केस, जो हम लेट करके चलते हैं कि n इज इक्वल टू m के लिए कंडीशन क्या है, सत्य है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे आगमन परिकल्पना, जो हम लेट करके चलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसको हम कहेंगे इंडक्शन हाइपोथेसिस। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बेसिस ऑफ इंडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस की कंडीशन आ जाती है। तो हमें इस कंडीशन को भाई कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करवाता है तो हम उसमें ये तीन चीज़ें प्रूव करेंगे। पहली कंडीशन कि फंक्शन को पी एन के बराबर मानेंगे और एन इज इक्वल टू वन पुट करके ये चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फिर नहीं है। अगर ये n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है तब हम इसको n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू मान के चलेंगे सेकंड केस के अंदर। थर्ड केस में हमें n इज इक्वल टू m प्लस वन के लिए ट्रू करना होगा। अगर ये इसके लिए ट्रू हो जाता है तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। आइए हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए 2008, 10, 12 और 15 में पूछा गया है कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू प्लस एन ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होगा एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले इसको पूरी वैल्यू को हम पी एन बोल सकते हैं और एन इज इक्वल टू वन पुट किया। अगर लेफ्ट पार्ट में एन इज इक्वल टू वन पुट किया तो यहाँ पर क्या आएगा, वन का क्यूब। भाई पहली वैल्यू हो गई क्योंकि प्लस में बढ़ता जा रहा है। और राइट पार्ट में हमारे पास वन प्लस टू इंटू वन, तो 2/2 वन हो गया और वन का स्क्वायर वन। कहने का मतलब है एन इज इक्वल टू वन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट और राइट पार्ट इक्वल आ रहा है। अब सेकंड केस में हम इसको n इज इक्वल टू एम के लिए लेट करके चलेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी इक्वेशन में n बराबर m रखना पड़ेगा हमें। तो देखिए वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, कहाँ तक, m का क्यूब इज इक्वल टू m इंटू एम प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखिए इस इक्वेशन को हमें m प्लस वन के लिए सेटिस्फाई करना है। तो क्या हम इसमें बोथ साइड m प्लस वन के क्यूब को ऐड कर दें।
तो देखिए हमने इसमें m+1 का क्यूब को ऐड कर दिया। अगर हम लेफ्ट पार्ट में m+1 के क्यूब को ऐड किया तो राइट पार्ट में m की जगह हमारे पास m+1 आना चाहिए, तब तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए हमारे पास जैसे ही m+1 का क्यूब किया तो इसकी वैल्यू तो हमने रख दी यहाँ से कि m+1/2 का स्क्वायर एंड प्लस m+1 का क्यूब। देखिए यहाँ से m+1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एलसीएम लिया तो 4 भी कॉमन आ गया, तो m² + 4m + 4 हो गया, तो ये m+2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए इसमें से और इसमें से दोनों में से m+1 कॉमन आ रहा है, भाई हम इसको स्क्वायर में लिख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए m+1 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, और इस m+2 को m+1 लिख सकता हूँ और अपॉन में 2 और उस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं इस वैल्यू को। देखिए यहाँ पर m था हमारे पास, यहाँ n और n+1, अगर m+1 के लिए सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पर m+1 और m+2/2 का स्क्वायर, यही रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास n = m+1 के लिए भी क्या हो गया, सत्य हो गया। फलतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया गया कथन n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य होगा, क्योंकि अगर इनके लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो सभी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा और हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको इसी पे डिपेंड है, उनको एज इट इज़ करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर कंडीशन दूसरी आती है, कहने का मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब 3^2n + 2 - 8n - 9 संख्या 64 से विभाज्य है, मतलब 64 से इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये डिविजिबल है 64 से। क्लियर है? तो देखिए हम दिए गए कथन को वही Pn से शो करेंगे और n = 1 रखेंगे। n = 1 रखते हैं तो देखो 2 3^4 और 8 × 1 - 9 तो 64 आ रहा है, 64 से डिविजिबल है, तो n = 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए हम नेक्स्ट कंडीशन, भाई n = m के लिए सत्य मान के चलते हैं, तो इस वैल्यू को, ये जो पूरी वैल्यू है 3^2m + 2 - 8m - 9 = 64 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, तो 64 × लैम्बडा लिख सकता हूँ, जहाँ पर लैम्बडा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, कोई 1 2 3 जो तो m पे डिपेंड करेगा कितनी वैल्यू है। क्लियर है? अब देखिए हमें n = m+1 के लिए सेटिस्फाई करना है, तो इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में n की जगह m+1 रख देंगे और इसको सॉल्व किया तो देखो 3^2n + 2 को तो अलग रख लिया और 3 का स्क्वायर -8m और -8 और -9 -17। अब देखिए 3^2n + 2 इसकी वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं हम, 64 लैम्बडा + 8m + 9, क्लियर है, इंटू 9 -8m - 17। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9 × 64 लैम्बडा तो एज इट इज़ आ गया, m वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे और कांस्टेंट को अलग कर लेंगे। देखो पूरी में से 64 कॉमन आ रहा है, अब लैम्बडा भी n में बिलोंग कर रहा है, m भी n में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये पूरी वैल्यू 64 से डिविजिबल है? भाई 64 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है ना यहाँ पर, तो ये हमारे पास गणितीय आगमन सिद्धांत से हम लिख सकते हैं कि ये n + m के लिए सत्य है, अतः n प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि यदि a1 a2 अप टू an तथा 8 कोई n+1 समुच्चय है, कहने का मतलब है जो 8 समुच्चय वो कैसे हैं, n+1, तब I = 1 to n ai यूनियन ऑफ b, इंटरसेक्शन है हमारे पास 1 to n ai एंड बाहर यूनियन है b, इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन को बाहर ले लिया तो I = 1 to n ai यूनियन ऑफ b, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसके प्रूफ के अंदर दिया गया कथन हम ये लेके चले। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो n = 1 के लिए, तो LHS देखें हम, तो सबसे पहले इसमें रखें, तो इंटरसेक्शन ऑफ a1 यूनियन b, a1 का इंटरसेक्शन क्या होता है भाई,
ए वन ही होगा, और यूनियन बी तो ए वन यूनियन बी आ रहा है हमारे पास, तो वन ए वन यूनियन बी, तो लेफ्ट पार्ट तो ये आ गया ए वन यूनियन बी। इसी प्रकार राइट पार्ट भी निकाल लो, आई इज इक्वल टू वन रखेंगे तो ए वन यूनियन बी हमारे पास इसमें आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो ए वन यूनियन बी, तो एन इज इक्वल टू वन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। हम लेट करके चलेंगे कि ये एन इज इक्वल टू एम के लिए सत्य है, तो आई बराबर वन टू एम इंटरसेक्शन ए आई एंड यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एम ए आई यूनियन ऑफ बी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए सेटिस्फाई करना है थर्ड केस में, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू एन की जगह वन टू एम प्लस वन कर दिया और ए आई यूनियन बी। राइट हैंड में यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास, वन टू एम प्लस वन आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास आई इज इक्वल टू वन टू एम, ए आई को तो अलग लिख सकते हैं एंड इंटरसेक्शन एम प्लस वन, क्योंकि वन टू एन तक तो ए आई तक लिख लिया और लास्ट वाली वैल्यू एम प्लस वन है उसको अलग निकाल लिया और यूनियन बी। अब देखिए डिमॉर्गन्स लॉ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वन टू एम ए आई यूनियन ऑफ बी, और एक बार इसको इसके साथ ले लिया ए आई यूनियन ऑफ एम प्लस वन को बी के साथ लिख सकते हैं इसको भाई। इक्वेशन हम प्रूव करके आए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास बंटनता जिसको बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉरी भाई, बंटन के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन का कंडीशन हमने पहले सेट्स के अंदर इसके बारे में डिस्कस कर चुके, तो हम वहाँ से ले लेंगे इसको। क्लियर है? अब देखिए आई इज इक्वल टू वन टू एम ए आई यूनियन ऑफ बी, अभी अभी हमने प्रूव किया है कि वन टू एम ए आई यूनियन बी लिख सकते हैं इसको इंटरसेक्शन में। तो देखो वन टू एम ए आई यूनियन ऑफ बी एंड हमारे पास ए एम प्लस वन यूनियन बी एज इट इज़ और ए एम प्लस वन यूनियन ऑफ बी एज इट इज़। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पर आई इज इक्वल टू वन टू एम ए आई यूनियन बी और इंटरसेक्शन कर रहे हैं एम प्लस वन से लेकर यूनियन बी। तो देखो वन टू एम प्लस वन लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको भी ए मान लो और इसको भी मान लो, दोनों को साथ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एम प्लस वन है यहाँ पर अब एम है, तो एक ऐड हो जाएगा। तो वन टू एम प्लस वन ए आई यूनियन ऑफ बी, तो दिया गया कथन एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए भी क्या है, सत्य है। अतः दिया गया कथन एन के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। तो हमारे पास ये कंडीशन कंप्लीट होती है।